नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पर ब्रेक लगा दिया, प्रधानमंत्री मोदी पर ब्रेक लगा दिया। 240 जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, 136 सांसदों ने मिलकर उनके हर प्लान पर ब्रेक लगा दिया। लोकसभा में जो 3 बिल लाना चाह रहे थे मोदी, वह 3 बिल अब नहीं आएगा, क्योंकि 362 का आंकड़ा नहीं पूरा हो पाया। यह सारी चीजें भाजपा में हो रहे टकराव ने मोदी के खिलाफ भाजपा के ही 136 सांसदों को दिल्ली के अंदर मोदी के खिलाफ कर दिया। अंतर्कलह कर लें, टकराव कह लें, घमासान कह लें या बागी कह लें, कुछ भी कह लें, शब्द मतलब एक ही है, शब्द अनेक है। नरेंद्र मोदी शब्दों का खेल बहुत चलते हैं और संविधान के आड़ लेकर उसी संविधान को नहीं मानते। संस्थाएं अपना भाव बदलती जा रही हैं, अपने इरादे उनके सबके एक हैं, तरीके अलग अलग हैं। एसआईआर को लेकर के यूएन से उठी आवाज, ज्ञानेश कुमार अब संयुक्त राष्ट्र तक पॉपुलर हो गए कि इतना बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं है जो करोड़ों लोगों को नागरिक मानने से ही इनकार कर देता है। अब इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर मोदी ने अपना हाथ पीछे क्यों खींचा, जो कि 3 बिल अब लोकसभा में नहीं आएगा। 3 बिल लोकसभा के अंदर डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का था। नरेंद्र मोदी ने जो साजिश रची थी कि एक छत्रप राज नरेंद्र मोदी का हो, क्या यही मकसद था? और था तो क्यों था? नरेंद्र मोदी एक स्वार्थी व्यक्ति का नाम है, स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसे किसी से भी कोई सरोकार नहीं, और जिससे उसने हंस के बात कर दिया या जिसकी तारीफें कर दी उसको खत्म कर देता है वह व्यक्ति। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के कर्म जो रहे उनके राजनीतिक कैरियर का, वह बहुत ही दागदार रहे। आम जनता को गुमराह करके अपना स्वार्थ सीधा करना और यह 3 बिल के जरिए संविधान में संशोधन करके नरेंद्र मोदी अपने उन गुनाहों को छिपाने के लिए, जो गुनाह उनके खुल गए हैं, उस पर पर्दा पड़ा रहे और उसकी सजा न भुगतनी पड़े, इसके लिए पूरी उम्र सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे। इसके लिए यह 3 बिल जरूरी था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए। अब देखिए आप दर्शक, टीवी चैनल्स वाले भी कहने लगे एक चुनाव 29 के बाद, एक ही पार्टी एक चुनाव, कोई नहीं है टक्कर, और जनता सड़क पर है। यह वही मीडिया है जो यूएन के 60 दिन के नोटिस को दबा गई, चर्चा तक नहीं की, एक कॉलम तक नहीं छापा, और 60 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, जो एसआईआर के काले चिट्ठे को और इस सत्ता को असंवैधानिक करार दिया कि निष्पक्ष चुनाव की सत्ता नहीं है, यानी कि वोट चोरी की सरकार है। राहुल गांधी की बातें एक बार संयुक्त राष्ट्र में सही हो गई, माना संयुक्त राष्ट्र ने। अब ऐसे में इस 3 बिल के जरिए जो टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ा गया और
उद्धव ठाकरे की 26 को तोड़ा गया तो 26 तो शिवसेना में मिल गए एकनाथ शिंदे, और 20 एनसीपी आई। उन्हें मान्यता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आप चिंता न कीजिए, मिलेगी, पक्की बात है। जहां संविधान नहीं हुआ सब कुछ है, और जहां संविधान है वहां कुकर्मों की जगह नहीं है, या ऐसे नेताओं की वहां जगह नहीं है। लेकिन संविधान मानता कौन है? लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अमित शाह जो मिशन 362 पर निकले थे, अमित शाह ने मिशन 362 पूरा नहीं कर पाए और मोदी और शाह में टकराव बढ़ गया। इस टकराव का परिणाम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो आरजेडी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, यह लोग छोटी पार्टियां जो टूटने वाली थी 3-4 सांसदों वाली और शरद पवार की यार, अब यह बच गई। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बच गई, आगे क्या होगा? यह हुआ क्यों? बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में, जो 240 सांसद हैं, उसमें 136 सांसदों ने पानी पिला दिया मोदी को। इनके स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। जो स्पीड था मोदी का, उस पर ब्रेक लगा दिया 240 में 136 सांसदों ने। और अब इन 136 सांसदों को मंजूर नहीं, या एक बागी कह ले आप, या मोदी के खिलाफ कह ले आप, या मोदी से टकराव कह ले, यह सारी चीजें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुका है। अब मीडिया दिखाए, उसकी हिम्मत नहीं है। यही वजह रहा कि करोड़ों लोग टीवी देखना छोड़ दिए। जो रिचार्ज करके देखते थे, करोड़ों लोगों ने रिचार्ज करना बंद कर दिया टीवी, यानी कि टीवी देखना छोड़ दिया। और उनकी हैसियत यह रह गई कि 1-2 प्रोग्राम करके भाग खड़े होते हैं, वह भी देखने वाला नहीं मिल रहा। सरकारी पैसों से ही वह खड़े हैं और सरकार के एजेंडे के लिए ही सिर्फ वह बचे हुए हैं, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। धरने प्रदर्शन में जाओ तो लोग खदेड़ देते हैं। इन सबके बीच 140 सांसद यह जो हैं, यह नरेंद्र मोदी के अनुयायी या उनके इशारों पर चलने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, और यह आरएसएस के हैं। अब क्या इसका मतलब कि आरएसएस यह चाहता है कि मोदी को हटा दे? आरएसएस नरेंद्र मोदी के कमजोरी का जो इंतजार कर रहा था, वह उसके हाथ लग गया, और जब हाथ लग गया तो आरएसएस एक्टिव हो गया। इस आपस की लड़ाई में विपक्ष कितना फायदा उठाएगा, जबकि इस सरकार के खिलाफ 86.8% जनता भी हो गई है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो दुखती नफ्स नरेंद्र मोदी की दबाई राहुल गांधी ने, वाकई काबिले तारीफ है। 99 सांसदों वाली पार्टी ने 240 सांसदों वाली सरकार को एक एक घूंट के लिए तरसा दिया। भाग खड़े होते हैं भाजपाई, सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। इस वक्त छात्र सड़क पर हैं, किसान भी सड़क पर हैं, बेरोजगार मजदूर भी सड़क पर हैं, और महिलाएं भी सड़क पर हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे लेकर के लोग सड़क पर हैं, लेकिन सरकार की बेवसी देखिए कि किस तरह से भाग रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो देश के अंदर। लेकिन जिस दिन यह जन सैलाब, इन जन सैलाब के अंदर जो ज्वालामुखी अंदर उबल रही है, जिस दिन वह फटा, उस दिन नेपाल और बांग्लादेश का जो इतिहास बना वह पीछे चला जाएगा, एक नया इतिहास विश्व में बन जाएगा। मोदी सरकार को
अपनी तानाशाहियां करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए। और उस न्यायपालिका को भी जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो SIR का मुद्दा उठा और नागरिकता का भारत को लेकर जो करोड़ों लोगों को हटाया गया और अब युवाओं को हटाने की एक साजिश रची जा रही है और न्यायपालिका उसे सपोर्ट करता जा रहा है, उस न्यायपालिका को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इसी देश का न्यायपालिका है। 144 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों को दौड़ा रही है जो सरकार, वह 100 करोड़ किसी दिन दौड़ा भी सकते हैं। इसलिए किसी को इतनी उंगली ना करो कि वह दौड़े तो फिर पता नहीं किसको किसको कुचल जाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस सरकार से खुश नहीं है, तभी तो 240 में 136 सांसद इनकी नहीं सुन रहे, इनके खिलाफ है। और तभी तो मोदी गडकरी जैसे लोगों को हटाने के लिए आतुर है। अब ऐसे में 104 जो बचते हैं वह दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं। 104 सांसद दूसरे दलों के आए हुए हैं। वह मोदी के साथ अपने स्वार्थ बस हैं और जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ और जिस दिन यह लड़खड़ाए उस दिन ढकेल कर चले जाएंगे। यानी कि 136 सांसदों ने मिलकर के जो ब्रेक लगाया है इन पर, उसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी और 362 सांसदों का सपना देख लिया था, जो अब मोदी और शाह में टकराव हो गया। क्योंकि DMK को कंप्रोमाइज करने के बाद समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की जरूरत इन्हें थी, जो नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन ऐसे में चंद्रबाबू नायडू NDA गठबंधन के 53 सांसदों में से चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है और तस्वीरें भी खूब आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ही जब 18 सांसदों के साथ इनको झटका देने को तैयार है तो यह इंडिया गठबंधन से लाने को और इधर NDA से बाहर जाने की तैयारी, तो खेल तो बिगड़ जा रहा है। जितना आ नहीं रहा है उससे ज्यादा फिर चले जा रहे हैं और 20 सांसदों को मान्यता मिल ही नहीं रहा है और जनता का आक्रोश इनको लेकर के बढ़ रहा है। सरकार सिर्फ अपने तिक्रम में लगी हुई है। इन सभी के बीच चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी के संपर्क में लगातार हैं तो यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो एक सामान्य बहुमत से सरकार चल रही थी, जो बहुमत का जादुई 272 का आंकड़ा था और 292 सांसद थे, तो इस सरकार को खुजली हो रही थी और इसने 362 के लिए तोड़ना चालू कर दिया। हर वह कर्म कर रही है सरकार जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कभी भी 18 सांसदों के साथ झटका एक जोड़ का मोदी को दे सकते हैं, जो मोदी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था सरकार गिर जाएगी। परिस्थितियां और हालात वही बनते नजर आ रहे हैं। एक बार इस देश में मध्यवर्ती चुनाव होगा फिर, और इस बार जो मध्यवर्ती चुनाव होगा वह एक इतिहास बनाएगा। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि वह होता कब है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो यह टकराव भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गया, 12 सालों में यह तस्वीर नहीं देखने को मिली थी। और कहा जा रहा है कि जो 2 कार्यकाल था मोदी का, 14 से 19 और 19 से 24, चूंकि वह बहुमत का था, 14 में 285 जब सीटें मिली और 19 में 303 मिल गई, तो जरा इनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए कि अब तो हम कुछ भी करें जनता वोट देगी ही। लेकिन वह जनता के वोट नहीं, चुनाव आयोग के चोरी के वोट थे। और 24 में भी 76 लोकसभा की सीटें चोरी की गई।
एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग इस बात को बड़ी प्राथमिकता से कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बराबर इस सरकार का साथ दे रहा है और चुनाव आयोग, यानी कि कंप्रोमाइज है, सब सेटिंग चल रही है। और इन चीजों को लेकर के बीजेपी के अंदर भी सहमति नहीं है। इसीलिए जो दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं उन्हें ऊपर उठाया जा रहा है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, भ्रष्टाचार करने के खुले छूट दी जा रहे हैं। और जो 136 हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और जो आरएसएस के संगी है, उन्हें हर तरफ से दरकिनार किया जा रहा है, सिवाय दो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। और अब इन्हें भी हटाने की एक बड़ी तैयारी है। ऐसे में मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती उन्हीं का घर हो गया है। कहते हैं ना, बाहर के दुश्मन को तो निपटा सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन घर वाला जो होता है वह बड़ी घातक होता है। और घर वाले का कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि आपकी एक एक रग से वह वाकिफ होता है। अब यह 136 सांसद मिलकर के जो ब्रेक लगा रहे हैं ना मोदी के ऊपर, या यह जो भाजपा के अंदर टकराव है मोदी के खिलाफ, दिन में तारे नजर आने लगे हैं मोदी को। और अब मोदी और शाह में, इसीलिए तो जानते थे मोदी कि किसी दिन भी यह ज्वालामुखी फट सकती है, इसीलिए तो यह 3 बिल ला रहे थे कि सबको शिकंजे में ले ले। लेकिन 41 सांसद इकट्ठा नहीं कर पाए अमित शाह, और अमित शाह और मोदी में ही टकराव हो गया। और अमित शाह को या 136 सांसद उस सिंहासन तक नहीं पहुंचने देना चाहते जिस पर यह पहुंचना चाहते हैं। इसलिए क्रूरता इन लोगों की और बढ़ती जा रही है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अब छात्रों के भी नाम वोटर लिस्ट से काटने के एक नया षड्यंत्र इस सरकार ने अपना लिया है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी भी सरकार इस देश के अंदर आएगी जो इसी देश की दुश्मन बन जाएगी। कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही है, कब तबीयत खराब हो जाए ज्यादा और कोई अनहोनी अगर हो गई तो नेपाल होने में वक्त नहीं लगेगा। देश में लोगों का गुस्सा भड़क पड़ेगा। भगवान इस सरकार को शायद सद्बुद्धि दे दे वक्त रहते, अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ऐसे में इस टकराव के अंदर मोदी की कमजोरी राहुल गांधी के हाथ लगी और आरएसएस के, जो आरएसएस अपने हाथ का शिकंजा हाथ से उसके निकल गया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, अचानक मोदी की कमजोरी पर आरएसएस हावी हो गया भाजपा पर। और राहुल के हाथ भी जो कमजोरी लगी मोदी की, तो उन्होंने नस दबा दिया, हो गया टक्कर। और टक्कर होता है तो 2 ट्रेन आमने सामने टकरा जाए या 2 जहाज आमने सामने टकरा जाए, तो सोचिए दोनों की ताकत और स्पीड, फिर उसका अंजाम क्या, हर्ष क्या होता है। वही इस वक्त मोदी के साथ हो रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।